हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके डीके एजुकेशन परिवार पर। तो ये आपका डीके एजुकेशन परिवार का थंबनेल है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर थंब है, ठीक है। और आप इस डीके एजुकेशन परिवार से जुड़े, अपना सपोर्ट करें। चलो अपनी अगली गए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी। तो बता दूं, आज की जो अपनी क्लास है वो आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, राजस्थान की चित्रकला से क्वेश्चन है। और मैं आपको 100% कह रहा हूँ, राजस्थान की चित्रकला से आप कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, बोले आप 4th ग्रेड का दे लीजिए, आप राजस्थान पुलिस का दे लीजिए, आप और कोई दूसरा एग्जाम ले लीजिए, आप सीईटी ले लीजिए, ठीक है, ग्रेजुएशन वाली सीईटी ले लीजिए, सभी में से पटवार ले लीजिए, सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो एमसीक्यू हमने शामिल किए हैं वो राजस्थान चित्रकला के एक तरफ से मान लीजिए आप टॉपिक के, चित्रकला टॉपिक के सारे एमसीक्यू हमने शामिल कर लिए, ठीक है। किसका स्वर्ण मेन जो क्वेश्चन आता है ना वो स्वर्ण युग से आता है, कि उसका मेवाड़ का, राजपूताना का, इनका स्वर्ण युग कब था। तो उन वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें जोड़ा है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो पूरे 40-41 क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप सब जुड़ जाओ। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, राजस्थान चित्रकला के नाम है। बताइए राजस्थानी चित्रकला के क्या नाम है। तो देखो, राजस्थानी चित्रकला के नाम आपको बताऊं मैं तो, टाइम टाइम पर राजस्थानी चित्रकला को राजपूत शैली भी कहा गया है, ठीक है। एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत शैली भी कहा गया है, हिंदू शैली भी कहा गया है। तो ये इसे है ना, राजपूत शैली भी कहा गया है, हिंदू शैली भी कहा गया है, राजस्थान शैली भी कहा गया है, सभी कहा गया है। तो देखो, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। तो आपको बताऊं, हिंदू शैली नाम किसने दिया है? एनसी मेहता द्वारा। किसने? जो एनसी मेहता है, ठीक है, एनसी मेहता, एनसी मेहता, एनसी मेहता ने इसे हिंदू शैली कहा है, ठीक है। गांगुली ने इसे राजपूत शैली कहा है। किसने? गांगुली। गांगुली ने इसे राजपूत शैली कहा है, आप थोड़ा समझ लेना, ठीक है। गांगुली। राजस्थान शैली की बात करूँ तो कृष्णदास, ओ सॉरी, राम कृष्ण दास ने इसे ये बताया है कि राम कृष्ण दास ने राजस्थान शैली कहा है, एनसी मेहता ने हिंदू शैली कहा है, और क्या नाम है, गांगुली ने राजपूत शैली कहा है। उसी प्रकार एक और है, हेवेल, जिन्हें भी राजपूत शैली कहा है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है। ये देखिए, है ये नहीं, ये लेवल के क्वेश्चन है। आज हमने जो भी क्वेश्चन लिए सारे क्वेश्चन लेवल के लिए हैं। राजस्थानी चित्रकला के जनक कहा जाता है महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, सवाई जय सिंह और महाराणा कुंभा। और जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे इसका आंसर तो, कि राजस्थानी चित्रकला का जो जनक है वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है। बताइए किसे कहते हैं? आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक राजा रवि वर्मा को, कुंदलाल मिस्त्री, परमानंद जोयल, आनंद कुमार स्वामी। बताइए आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों, आधुनिक राजस्थान चित्रकला का जनक इन्हें मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री को कहा जाता है आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक। अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था। ये थोड़ा लेवल, ये भी लेवल का प्रश्न है। मैंने कहा ना, सारे क्वेश्चन एक से जुड़े जो एग्जाम के देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया है? आनंद कुमार स्वामी, रवि वर्मा, महाराणा कुंभा, या इनमें से कोई नहीं। तो महाराणा कुंभा की तो हमने बात की भी, ठीक है, चित्रकला के जनक कहा जाता है इन्हें। तो आनंद कुमार स्वामी है वह। मैं ये ऑप्शनों के बारे में आपको इसलिए नहीं बता रहा अभी, क्योंकि इनके क्वेश्चन मैंने आगे जोड़ा है, ठीक है। तो जिसने चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था ना, वो आनंद कुमार स्वामी है। एक मिनट साफ कर लेते हैं, वो कौन है? वो आनंद कुमार स्वामी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कब माना जाता है। बताइए राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कब माना जाता है? 17 से 18वीं शताब्दी, 16 से 17वीं, 20 से 21वीं। तो बताइए, तो राजस्थानी चित्रकला का जो स्वर्ण युग माना जाता है ना दोस्तों, वो माना जाता है 17 से 18वीं शताब्दी में। कब? 17 से 18वीं शताब्दी। अब जैसे बहुत बार 16 से 18वीं शताब्दी भी आपको मिल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 17 से 18वीं शताब्दी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है कि गाँव का चितेरा
कहलाता है? बताइए, गाँव का चितेरा कौन कहलाता है? कैलाश, अर्जुन प्रजापत, किशन शर्मा या बूढ़ सिंह शेखावत? तो गाँव का जो चितेरा है ना वो कहलाता है बूढ़ सिंह शेखावत। कौन कहलाता है? बूढ़ सिंह शेखावत। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, बेसों का चितेरा कहलाता है? बताइए ठाकुर, बेसों का चितेरा कहलाता है? परमानंद चोयल, किशन शर्मा, रामपाल, सौभाग्य मल। ये सौभाग्य मल गहलोत है जो कि नीट का चितेरा इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो बेसों का चितेरा कहा जाता है दोस्तों परमानंद चोयल को। किसे कहा जाता है? परमानंद चोयल को। किशन शर्मा, ये किशन शर्मा वो है जिन्होंने राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन किया था। ठीक है, और सौभाग्यमल, सौभाग्यमल आपको बता ही दिया, नीट का चितेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं आगे। ये रहा भीलों का चितेरा। भीलों का चितेरे कहलाते हैं? बूढ़ सिंह शेखावत, अर्जुन, परमानंद या गोवर्धन लाल? बताइए, भीलों का चितेरा किसे कहते हैं? तो भीलों का चितेरा कहते हैं दोस्तों गोवर्धन लाल को। किसे कहते हैं? गोवर्धन लाल को। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नीड का चितेरा कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है नीड का चितेरा? सौभाग्यमल गहलोत, नाथूलाल वर्मा, प्रतिभा पांडे, ये इनमें से कोई नहीं बताना है आपको। इसका जो सही आंसर है वो होगा सौभाग्यमल गहलोत। अब दो क्वेश्चन आपके यहाँ से और क्लियर कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है कैनवास का चितेरा और कैनवास की चितेरी। तो देखो, कैनवास का चितेरा तो कहा जाता है नाथूलाल वर्मा को, कि कैनवास का चितेरा तो कहा जाता है नाथूलाल वर्मा को, और कैनवास की चितेरी कहा जाता है श्रीमती प्रतिभा पांडे को। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पांडे। और प्रतिभा पांडे से मुझे याद है कि अपने राजस्थान की प्रथम राज्यपाल कौन थी, महिला राज्यपाल है? कौन थी? कमेंट करना, आप कौन है बताना मुझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वानों का चितेरा कहा जाता है? बताइए, स्वानों का चितेरा किसे कहा जाता है? और इसका आंसर होगा मांगेलाल मिस्त्री, अर्जुन पांडे, जगमोहन मथाड़िया, इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जगमोहन मथाड़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राई के दाने, अभी हमने बात की इसकी, राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन करने वाले कौन है? तो राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन करने वाले बेगू के ये किशन शर्मा जी। कहाँ गए? बेगू, बेगू किशन शर्मा। चलिए आगे चलते हैं। ललित कला अकादमी स्थित है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर? बताइए कहाँ है भाई साहब? हैं, जयपुर में है, जोधपुर में है। तो भाई साहब ये है ललित कला अकादमी है पिंक सिटी है, सवाई जय सिंह द्वारा 1727 में बसाई हुई जयपुर शहर अपना। ठीक है, जो कि राजस्थान की अद्भुत, यानी राजस्थान की राजधानी है और सारे कलाओं से भरपूर है अपना जयपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला को कितने स्कूलों में बांटा गया है? तो देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा आप समझ लीजिए, मतलब कि समझ के करने वाला क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला को कितने भागों में बांटा गया है। ऐसा देखा जाए पर्टिकुलरली तो राजस्थानी चित्रकला को 4 भागों में बांटा गया है। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं? 4 स्कूलों में बांटा गया है, आप कैसे बोल सकते हो? देखो, पहला जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट सेकंड वाला आप इसे समझ लेना कि मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ चित्रकला स्कूल, मारवाड़, ठीक है, हाड़ौती, और जो आखिरी आता है ढूंढाड़। क्या आता है आखिरी? ढूंढाड़। अब देखो, इन क्षेत्रों से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हो गए, ढूंढाड़ वगैरह। ठीक है, देखो ढूंढाड़ में अपने जयपुर आ जाता है, टोंक आ जाता है। ठीक है, ये सारे क्षेत्र इस साइड जो है। और मेवाड़ के अंदर आपको पता ही है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा। ठीक है, अब तो शाहपुर अभी वापस भीलवाड़ा में मिला दिया गया, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। ठीक है, ये सारे जो क्षेत्र है ये पूरे मेवाड़ के अंदर आते थे। मारवाड़ में जोधपुर। ठीक है, मेन मारवाड़ आपको याद रखना है जोधपुर। हाड़ौती में आपको पता है कोटा, झालावाड़, बूंदी। ठीक है, हाड़ौती के जिले तो मतलब कि आपको और दूसरी जगह पे अगर आपके हाड़ौती के जिले याद करें ना तो सिंपल से एक ट्रिक है, बाबू जागा। बाबू जागा का मतलब 12, बूंदी, कोटा, झालावाड़। ठीक है, तो ये 4 जो है ना इनमें बटी हुई है। ये जो यहाँ का 4 आंसर है ना कि राजस्थान चित्रकला को कितने स्कूलों में बांटा गया है? 4 स्कूलों में। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल। ठीक है, अगले पे चलते हैं। मतलब बहुत अच्छी तरह से व्याख्या कर दी मैंने इस क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेवाड़ चित्रकला का समयुग्म ये
इस क्वेश्चन को आप, मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए, 100% इम्पोर्टेंट कर, जो भी श्रेणी के जो भी क्वेश्चन आए ना उन्हें सभी को इम्पोर्टेंट कर लीजिए आप, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मेवाड़ चित्रकला का जो स्वर्ण युग माना जाता है ना, कब माना जाता है, किसके टाइम माना जाता है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है महाराणा जगत सिंह के टाइम का। किसके टाइम, महाराणा जगत सिंह के। इसका सही आंसर क्या है, महाराणा जगत सिंह। पेन थोड़ा छोटा कलर, महाराणा जगत सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तस्वीरों और कारखानों का निर्माण किसने करवाया है, बताइए। जगत सिंह सेकेंड, गोपाल सिंह, उदय सिंह। तो बताइए, तस्वीर और कारखानों जिसे कहते हैं चितौरी ओरी, तस्वीर और कारखाने की जगह क्वेश्चन आ सकता है चितेरोरी, चितेरोरी की ओरी। ठीक है, कि चितेरो की ओरी भी आ सकता है कि निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण भी उन्होंने करवाया था, किन्होंने, जगत सिंह जी ने। ठीक है, जगत सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मेवाड़ चित्रकला पर मुगल प्रभाव देखने को किसके समय देखने को मिलता है, बताइए। अमर सिंह, उदय सिंह, प्रताप सिंह, जय सिंह। तो दोस्तों मेवाड़ चित्रकला पर मुगल प्रभाव जो देखने को मिलता है वह अमर सिंह के शासनकाल में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो अगर आपसे सन पूछ रहे 1615 के बाद देखने को मिलता है कुल मिला के। ठीक है, तो ये अमर सिंह के बाद देखने को मिलता है, अमर सिंह के टाइम देखने को मिलता है 1615 के बाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चावंड चित्रशैली का सर्वाधिक विकास। इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर लेना, इम्पोर्टेंट कर लेना। ठीक है, कि चावंड चित्रशैली का सर्वाधिक विकास हुआ अमर सिंह के समय, अमर सिंह फर्स्ट, जगत सिंह या भोपाल सिंह, बताइए। अमर सिंह या अमर सिंह फर्स्ट, बताइए किसके समय हुआ है। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ अमर सिंह सेकंड आप मान लीजिए। ठीक है, ये अमर सिंह फर्स्ट, या अमर सिंह सेकंड। तो जो चावंड का जो विकास हुआ है चावंड चित्रशैली का, वो हुआ है अमर सिंह फर्स्ट के समय। ठीक है, वही अमर सिंह है। ठीक है, इस समय अमर सिंह फर्स्ट के समय चावंड चित्रशैली का सर्वाधिक विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ में भित्ति चित्रों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है, बताइए। कि मेवाड़ में भित्ति चित्रों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है, भीम सिंह जी, जगत सिंह जी, प्रताप सिंह जी, या तो जगत सिंह जी की तो अभी हमने बात कर ली, तस्वीरों और कारखाने का निर्माण करवाया है। ठीक है, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण युग इनके टाइम रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो भीम सिंह जी। ठीक है, तो मेवाड़ में भित्ति चित्रों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है, भीम सिंह जी के शासनकाल में हुआ है। अगला क्वेश्चन, कमला वह इलायची, क्या याद रखना है आपको, कि कमला वह इलायची, कि कमला वह इलायची नामक ये जो दो महिला हैं, ये चित्रकार की किस शैली से संबंधित है, नाथद्वारा शैली से हैं, बीकानेर शैली से हैं, या फिर मारवाड़ शैली से, किस शैली से संबंधित है। तो ये दोनों जो महिलाएं हैं ना, ये नाथद्वारा शैली से संबंधित है। किस शैली से संबंधित है, नाथद्वारा शैली से संबंधित है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आज के तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आज तो सारे क्वेश्चन ही आपके जो एमसीक्यू में लेके आए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है चित्रकला से रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मारवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है, बताइए। मारवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव देखने को कब मिलता है, मोटा राजा उदय सिंह के समय, जोधा के समय, या अमर सिंह के समय। तो ये देखने को मिलता है हमें मोटा राजा उदय सिंह के समय। किनके समय, मोटा राजा उदय सिंह के टाइम देखने को मिलता है हमें। तो इसका सही आंसर मोटा राजा उदय सिंह। अगला क्वेश्चन, वह चित्रशैली जिस पर चित्रकार अपने हस्ताक्षर व तिथि अंकित करते हैं, और हस्ताक्षर व तिथि अंकित करने के कारण उन्हें कहते हैं उस्ताद। क्या कहते हैं उन्हें, उस्ताद। ये अपनी तिथि अपने चित्रों पर हस्ताक्षर व तिथि अंकित करते हैं। बताइए कौन सी शैली के चित्रकार हैं, बीकानेर शैली के हैं, ढूंढाड़ शैली के हैं, जैसलमेर शैली के हैं, बताइए। तो ये है दोस्तों बीकानेर शैली के। कौन सी शैली के, बीकानेर शैली के। अगला क्वेश्चन, बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव से मुक्त थी। अच्छा, बीकानेर शैली मुगल प्रभाव से मुक्त थी। अब देखो अभी क्वेश्चन हमने किस प्रकार से, मैं भी क्वेश्चन को जल्दबाजी में इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे से गलती जाती है कि
गलती हो जाती है, ठीक है। जैसे दूसरे क्वेश्चन होते हैं नहीं है और हम है समझ लेते हैं, उस प्रकार से। तो ये जो क्वेश्चन है कि बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव से मुक्त थी, किस राजा के समय थी, तो ये है महाराजा सुजान सिंह के समय, महाराजा सुजान सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बीकानेर शैली का स्वर्ण युग यानी स्वर्ण युग माना जाता है, किसके समय माना जाता है, बताइए। बीकानेर शैली का स्वर्ण युग किसके समय माना जाता है? अनूप सिंह, सुजान सिंह, सावंत सिंह या कोई नहीं। तो सुजान सिंह की हमने बात कर ली अभी, ठीक है, मुगल प्रभाव को लेकर। अगला जो इसका सही आंसर है अनूप सिंह जी है। क्या इसका सही आंसर है? अनूप सिंह जी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने के बारे में बताइए। किशनगढ़ चित्रशैली का प्रकाश में लाने का श्रेय किन्हें है? देखो, कोई बात नहीं, अगर ये पेज खाली रह गया तो इस पे सारी चीज़ें अभी हम क्लियर कर देंगे, और भी चीज़ें मैं आपके यहाँ डाउट क्लियर कर दूंगा। तो देखो, किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है वो आपको पता होगा, वो है बनी ठनी। कौन है? सॉरी, बनी ठनी उसका चित्र है। शैली को प्रकाश में लाने का जो चित्र है, किशनगढ़ शैली को जो प्रकाश में लाने का जो हम देते हैं वो है एरिक डिक्सन व फियाज अली। कौन है? किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? एरिक डिक्सन एंड फैयाज अली। आप स्क्रीनशॉट रख लेना इसका, ये क्वेश्चन आ चुका है, फैयाज अली, ठीक। एरिक डिक्सन और फैयाज अली, इनको प्रकाश में लाने का श्रेय किन्हें जाता है? एरिक डिक्सन को जाता है, फैयाज अली को जाता है, ठीक है। और किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में और आपको मैं बताऊं विशेषता इसकी, तो किशनगढ़ चित्रशैली को जो है सर्वाधिक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है, किस जगह का पड़ा? तो किशनगढ़ क्षेत्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वल्लभ संप्रदाय का। किसका पड़ा है? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आप। और भी इसके बारे में आपको और कुछ बताऊं तो देखिए, किशनगढ़ चित्रशैली के उपनाम आपको बता दूं मैं। तो किशनगढ़ ऊपर से, हाँ, इसे कागज का शैली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? कागज शैली, क्योंकि कागज पे चित्र बनाने के कारण इसे क्या कहते हैं? इसे कागज शैली भी कहते हैं। तो पूछ सकते हैं आपको किशनगढ़ चित्रशैली के उपनाम, कागज शैली आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। किशनगढ़ चित्रशैली को कागज शैली, और इसका जो प्रसिद्ध चित्र है आपको याद होगा बनी ठनी, ठीक है। और बनी ठनी चित्र को मोनालिसा का है, भारत की मोनालिसा का है बनी ठनी को। किसे? बनी ठनी को भारत की मोनालिसा का है। और किसने कहा है? एरिक डिक्सन ने कहा है। हमने बात कर ली एरिक डिक्सन के बारे में, ठीक है। एरिक डिक्सन ने कहा इसे, ठीक है। अगला, और इसके बारे में आपको और भी बहुत सी चीज़ें बता देता हूँ मैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। बनी ठनी पर जो डाक टिकट जारी हुआ है, और ये डाक टिकट जारी हुआ है दोस्तों बनी ठनी पर 5 मई 1973 को डाक टिकट जारी हुआ है बनी ठनी पर, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर मैं देखूँ, आपको बनी ठनी पर डाक टिकट जारी हुआ है 5 मई 1973 को। बनी ठनी चित्र को जो है भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा है, ठीक है। और बनी ठनी भी वर्तमान में, हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है इससे इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान के अंदर बनी ठनी जो है ये कहाँ है? इसे कहाँ के संग्रहालय में रखा हुआ है? तो वर्तमान में कहाँ है? किशनगढ़ महाराजा के संग्रहालय में है। कहाँ? किशनगढ़ महाराजा किशनगढ़ महाराजा के संग्रहालय, ठीक है। ये जो भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं ये सारे आप लिख के रखना फैक्ट। ये बहुत किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले वो इसे प्रकाश में लाने के बारे में एरिक डिक्सन और फैयाज अली हो, या बनी ठनी के बारे में मैंने जो आपको बताया कब डाक टिकट जारी हुआ, ठीक है। भारत की मोनालिसा इसे किसने कहा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके किशनगढ़ चित्रशैली से मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए। किशनगढ़ चित्रशैली का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, देख लेना, ठीक है। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बनी ठनी, अच्छा, ये क्वेश्चन में बात कर ली। बनी ठनी पर डाक टिकट जारी हुआ तो ये 5 को हुआ है, ठीक है, 1973 को, और 5 मई
5 मई 1973 को आई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एकमात्र चित्रशैली जिस पर तीनों समुदायों, और 3 समुदाय कौन कौन से हैं जिस पर तीनों समुदायों को प्रभाव पड़ा है? वो 3 समुदाय, वह है हिंदू शैली, वह है मुस्लिम शैली, वह है ईसाई शैली, ईसाई धर्म का। ठीक है, इन तीनों धर्मों का जो प्रभाव पड़ा है ना, वो किस चित्रशैली पर पड़ा है? तो दोस्तों वो पड़ा है अजमेर शैली पर। अजमेर, देखो ये मुगलों का भी प्रमुख केंद्र रहा राजस्थान में, ये इस अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र रहा, क्योंकि छावनी की, ठीक है, क्योंकि हम अपने मध्य में हैं, तो किसी भी स्टेट को पूरा कवर करने के लिए, उससे पूरा नज़र रखने के लिए आपको कहाँ स्थित होना पड़ेगा? आपको बीच में स्थित होना पड़ेगा। तो ये अजमेर जो है हमारे सबसे बीच में, ठीक है। और इसे राजस्थान का आपको पता है हृदय कहा जाता है, ठीक है, राजस्थान का नाका हृदय, ये सारी चीज़ आपको पता है। आपने अगर दुर्ग पढ़े होंगे, मैंने दुर्ग वाली क्लास भी करवाई थी, उसमें मैंने तारागढ़ दुर्ग के बारे में बताया था और आपको, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो आपको इसमें सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है कि तीनों समुदाय यानी हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों का जो प्रभाव पड़ा है वो किस चित्रशैली पर पड़ा है? वो अजमेर शैली पर पड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है, बताइए किसके समय माना जाता है जैसलमेर चित्रशैली का स्वर्ण काल? तो ये माना जाता है दोस्तों मूलराज द्वितीय के समय, ठीक है, मूलराज सेकंड के समय माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक मुगल प्रभाव किस शैली पर देखने को मिला? बताइए किस, अभी हमने अजमेर की बात की, अजमेर में तो तीनों शैली का प्रभाव देखने को मिला, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक मुगल प्रभाव किस शैली पर देखने को मिलेगा? बताइए। देखो सर्वाधिक मुगल प्रभाव आपको बता दूं जयपुर शैली पर देखने को मिलेगा। किस पे देखने को पड़ेगा? जयपुर शैली पर देखने को मिलेगा, ढूंढाड़ क्षेत्र पर, जयपुर पर यानी कि ढूंढाड़ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि जयपुर शैली स्वर्ण काल माना जाता है, ऐसा जयपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। जय सिंह, प्रताप सिंह, बहादुर सिंह, ईश्वर सिंह, बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? प्रताप सिंह होगा, बहादुर सिंह होगा, जय सिंह होगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है, और इसका सही आंसर मैं आपको भी तो बता देता हूँ। इसका सही आंसर है दोस्तों प्रताप सिंह, अपना प्रताप सिंह, ठीक है। नहीं देखो जयपुरियो तो क्या करियो जग में आके, भाई साहब जयपुरियो तो देखना पड़ो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर, ये मैंने आपको बता ही दिया है अजमेर, ठीक है। हाथियों की लड़ाई के चित्र है, बताइए कहाँ है? आमेर शैली में, बीकानेर शैली में, मेवाड़ शैली में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि हाथियों की जो लड़ाई की बात है वो किस शैली के अंदर आती है। तो देखो हाथियों की लड़ाई की अगर बात करूँ तो आमेर शैली में आती है, लेकिन इसके साथ साथ एक और याद रखना है आपको, बूंदी, ठीक है, बूंदी में भी आती है, नाचते हुए बारिश में मोर, ठीक है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सारी चीज़ें इस बूंदी शैली में भी आती है। हाथियों की लड़ाई, तो अगर आपसे पूछे हाथियों की लड़ाई के चित्र, तो आपको दे ऑप्शन में आमेर शैली या बूंदी शैली, तो ये दोनों ही सही होंगे, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। मगर आपको याद रखना है कि अगर आमेर नहीं है तो बूंदी, बूंदी नहीं है तो आमेर, ठीक है। तो यहाँ तक अपने 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन और बाकी है अपने, और आपको कमेंट करना है क्वेश्चन कैसे लगे। इस क्वेश्चन को छांटना, इन्हें लिखना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो आपको बनाता हूँ, आपको बता दूँ मैं मोबाइल से ही आपके लिए बनाता हूँ, मोबाइल से क्वेश्चन छांटता हूँ, मोबाइल से क्वेश्चन बनाता हूँ, क्योंकि मैं अभी खुद आपको बता दूँ मैं इस सब्जेक्ट पर आपको और बेहतरीन देने के लिए और तैयारियाँ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको और बेहतर क्वेश्चन दे सकूँ, एग्ज़ाम अप्रोच। तो ये सारी चीज़ें मोबाइल से ही मैं करता हूँ, अभी अपने पास लैपटॉप नहीं है। बस आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना कि अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है, अनूप सिंह के समय, विनय सिंह के समय, बख्तावर सिंह के समय, या राम सिंह के समय? तो अलवर चित्रशैली का जो स्वर्ण युग माना जाता है ना दोस्तों, वो माना जाता है विनय सिंह के समय। किनके समय माना जाता है अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल? विनय सिंह के समय माना जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर विनय सिंह के टाइम माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक अंग्रेजों का प्रभाव देखने को मिला जयपुर चित्रशैली पर, बीकानेर चित्रशैली पर, अलवर चित्रशैली पर? बताइए कहाँ देखने को मिला सर्वाधिक जयपुर का प्रभाव? सर्वाधिक जयपुर का प्रभाव देखने को मिला है दोस्तों अलवर चित्रशैली पर, ये अलवर। मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला ढूंढाड़ शैली पर, अंग्रेजों का अलवर शैली पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मैंने वहाँ करवा दिया आपको।
अगला है पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है, बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको भी जब हमने वो पढ़ा था ना हाथियों की लड़ाई से रिलेटेड, तब मैंने ऐसे एक्सप्लेनेशन कर दिया वहाँ, ठीक है। अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है वहाँ मैंने कि हाथियों की लड़ाई की बात हम बूंदी के अंदर और आमेर दोनों चित्रशैली में पढ़ते हैं। वहाँ मैंने आपको बताया है नाच तो मोर पशु पक्षियों की, ये सारी चीज़ें हम बूंदी शैली के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, हाड़ौती शैली में। तो कौन सी हो गई ये? बूंदी। इसका सही आंसर बूंदी होगा। अगला क्वेश्चन, बूंदी शैली का स्वर्णकाल माना जाता है, तो बताइए सा बूंदी शैली का स्वर्णकाल। सृजन 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 सिंह, उमेश सिंह जितते, बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उमेश सिंह, और उमेश सिंह भी प्रथम वाले उमेश सिंह, ठीक है, उमेद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। अब कोटा चित्रशैली यानी वही हाड़ौती आ गई, बूंदी और कोटा दोनों हाड़ौती में आ गए, तो इसका आंसर क्या होगा? आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, उमेद सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बरसात में नाचते हुए मोर का चित्र किस चित्र शैली में है? बताइए बरसात में नाचते हुए मोर का चित्र किस चित्र शैली में है, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही आगे। अगर आपको फिर याद नहीं है तो मेरा मतलब है फिर आपका क्लास में ध्यान नहीं है। अगर आप क्लास को डेडिकेट होकर देख रहे हो तो आप इस क्वेश्चन का हो ही नहीं सकता ऐसा कि आप इसका आंसर ना बताएं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको, नाचते मोर के बारे में बता दिया, सारी चीज़ें पेड़ पौधों के बारे में बता दिया, हाथियों की लड़ाई के चित्र के बारे में बता दिए। जहाँ कन्फ्यूजन होता है वो हाथियों की लड़ाई में, वहाँ आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया। अगर आप फिर भी नहीं बता रहे तो आपका ध्यान क्लास में नहीं है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये जो टाइम चले जाएगा ये वापस नहीं आएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीरियसली तैयारी कीजिए, क्योंकि सब चीज़ वापस आ सकती है, टाइम वापस नहीं आ सकता। फिर बाद में हमें केवल चीज़ें याद करनी पड़ती है, इन चीज़ों को याद करके हम रोते हैं, परेशान होते हैं। इससे अच्छा है कि अभी हम अपने प्रेजेंट को बेहतर करने में ध्यान लगाएं। अब तक जो पीछे छूट गया ठीक है, छूट गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आगे अपनी तैयारी को आप किस तरह रणनीति दे रहे हैं ये ज़रूरी है। पशु परिचर के बाद बहुत से लोगों का नंबर आया है, बहुत सौ का नहीं आया, आपको पता है क्या सिचुएशन रहा, क्या स्थिति रही, आप सब जानते हैं। तो ठीक है, हो गया जो हो गया, उससे क्या मतलब, फिर आप उसे लेके बैठे रहेंगे तो आगे कैसे निकलेंगे। तो मेरा कहना इतना ही है। जैसे कि अभी बहुत से लोगों को रिजल्ट आए, 12th का भी रिजल्ट आया, तो आप इसे लेके मत बैठे रहिए कि हताश हो गए कि मेरी इतने कम परसेंटेज बनी, मेरी उसकी इतनी ज़्यादा बनी। ठीक है, आपको बता दूं जिसकी कम परसेंटेज बनी है वो कोई ऐसा नहीं कि वो ज़िंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, सब कुछ कर सकता है। अपनी काबिलियत को पहचानो, अपने हुनर को पहचानो। हम्म? विराट कोहली, एम एस धोनी, ये कितने 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 परसेंटेज बने हैं इनके, लेकिन तो भी फिर भी आज कितने ऊंचे ओहदे पर, कितना बड़ा मुकाम में, कितने लोग इन्हें चाहने वाले हैं। तो परसेंटेज से कुछ नहीं होता। तो ये मैं ये कहूँगा कि आप अपनी बेहतर पढ़ाई को बेहतर करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी स्टडी को दें, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन कितना हाई हो गया है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, घटता नहीं जा रहा। आप जितना लेट कर रहे हो खुद को, आप उतना ही लोगों से पीछे जा रहे हो, क्योंकि ये कंपटीशन आए दिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बरसात में नाचते मोर का चित्रांकन मैंने आपको पहले ही बता दिया, बूंदी। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों द्वारा शिकार का दृश्य किस शैली में है, बताइए। स्त्रियों द्वारा शिकार का दृश्य किस शैली के अंदर है, तो ये कोटा शैली के अंदर है। किसमें? कोटा शैली में। भारत की चित्रकला का जनक कहा जाता है, बताइए। तो दोस्तों भारत की चित्रकला का जनक कहा जाता है रवि वर्मा को। मास्टर कुंदलाल मिस्त्री की बात कर ली, आनंद कुमार, ठीक है, वैज्ञानिक विभाजन के बारे में आनंद कुमार के बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है रवि वर्मा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन, आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार है आनंद कुमार, परमानंद चोयल, रवि वर्मा या कुंदलाल, बताइए। आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार कौन है, चित्रकार कौन है, बताइए बताइए। आपका एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है और बस, आज का फाइनल, परमानंद चोयल, ठीक है। भारत की प्राचीनतम बर्ड राइटर रॉक पेंटिंग कहाँ से मिली है, बताइए। छाजा नदी के किनारे मिली है, कहाँ से मिली है, तो दोस्तों ये मिली है बूंदी से। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है, देख लेना, आप समझ जाओगे। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, सही बूंदी। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक करो और
बेल आइकन दबाओ ताकि आपको आने वाली क्लासों के बारे में और जानकारी मिलती रहे। अपनी जो अगले वाला टॉपिक होगा वो आपको मैं उससे पहले ही पोस्ट कर दूंगा, क्लास आने से पहले। जैसे इससे भी पहले कर दिया था कि ये क्लास आने वाली है, आपको टाइम टू टाइम सारा शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, बेहतर तैयारी कीजिए, बेहतर रणनीति के साथ तैयारी कीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब भी टाइम बचा है, तो मेरे हिसाब से फिर आप सीरियसली तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जितना हम पीछे रहेंगे ना, उतना दूसरा लोग आगे निकलेगा। अगर हम ये सोचें कि हम बैठे हैं और दूसरा भी बैठा रहेगा, तो ये गलत है। आपका एक सेकंड भी गंवाना दूसरे के लिए बहुत फायदेमंद है, पर आपके लिए नहीं। क्योंकि समय पैसों से भी ज़्यादा कीमती होता है। इसलिए आपको भी ध्यान रखना है, अपने परिवार की खुशियों का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।